हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम इस वीडियो में जो आपका नया चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इससे पहले मैंने आपको वो कौन सा चैप्टर पढ़ाया मैंने, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये नाम है ना उसका। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाया है, उसको इंटेक्स क्वेश्चन उसके सारे सॉल्व करवाए, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो वो कंप्लीट हुआ, तो अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें हम सबसे पहले इस वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है ना वो सारे कंप्लीट कर देंगे। जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर देंगे और अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आपको रटना ना पड़े इंटेक्स क्वेश्चन। और आपको पता है आपके पेपर में इंटेक्स और एक्सरसाइज में से ही मेजरली पेपर बनता है, तो आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि पेपर उसी में से बनता है आपका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट आर कैनाल रेस। कैनाल रेस क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारा इंटेक्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कैनाल रेस क्या होता है। कैनाल रेस, तो देखो कैनाल रेस समझाने के लिए, जैसे मान लो एक कोई ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब है, कोई ट्यूब है कोई आपकी कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, और उस ट्यूब के अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रोड है। जैसे मान लो पहले मैं कोई डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, तो ये बना दी मैंने कोई डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टेड है किससे, बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है जी। डिस्चार्ज ट्यूब है, प्लस वाला साइड, ये लंबा वाला बैटरी का प्लस साइड होता है, छोटा वाला नेगेटिव साइड। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, एक ग्लास की ट्यूब है मान लो, और उसके अंदर दो तरीके के आपके इलेक्ट्रोड है। पहला इलेक्ट्रोड आपका मान लो ये है, और दूसरा इलेक्ट्रोड मान लो आपका ये है। आपको पता है इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, तो मान लो ये कैथोड है, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं हम एनोड, मान लो ये एनोड है। ठीक है, जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है ना, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं, होल्स का ही दूसरा नाम होता है कैनाल। ये बस फैंसी नाम है, होल्स का ही एक फैंसी सा नाम है कैनाल। कैनाल मतलब छोटे छोटे छेद हैं। उस कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है ना आपका, उसके अंदर छेद है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया कैथोड जो होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड कैसा होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछ रहे हैं कैनाल रेस क्या है, तो कैनाल रेस ये है कि जो एनोड है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें से पॉजिटिव चार्ज ऐसे रेस की तौर में, रेस की फॉर्म में ऐसे निकलेगा पॉजिटिव चार्ज। ये एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसमें से ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निकल रहा है। देख लो, निकल रहा है नहीं, रेस, ये रेस की फॉर्म में निकल रहा है ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऐसे रेस की तरह ऐसे जा रहा है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड से होते हुए, एनोड से निकल रहा है और कैथोड की तरफ जा रहा है। और कैथोड में ये जो होल है ना छोटे छोटे, इससे पास हो जाता है, ये ऐसे ऐसे जाता है। और इसी को, ये जो रेज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज की जो रेस है, इसी को बोलते हैं कैनाल रेस। बात समझ में आ गई। तो कैनाल रेस को हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई कैनाल रेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैनाल रेस आर पॉजिटिवली, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस। कैनाल रेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस which travel from एनोड टू कैथोड, विच ट्रेवल फ्रॉम एनोड, ये एनोड है ना, इलेक्ट्रोड एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ये, एनोड टू कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका नाम होता है डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज विच ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब आप पूछोगे यार ये जो कैनाल रेज है या जो कैथोड, ये जो रेज है, ये ट्यूब है, ये किस काम आती है। तो हमारा जो टेलीविजन वगैरह होता है ना, टेलीविजन, जो हमारे कंप्यूटर का मॉनिटर, इसमें हमारे सब ये वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैनाल रेज वाली, कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम शॉर्ट में CRT भी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, टेलीविजन, मॉनिटर, जो कंप्यूटर मॉनिटर, सबको बनाने में ये वाली हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, जो 9th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन है, वो बस इतना है कि कैनाल रेस क्या होता है। तो कैनाल रेस मैंने आपको बता दिया, कोई डिस्चार्ज ट्यूब में दो तरीके के इलेक्ट्रोड है, एक एनोड एक कैथोड है। एनोड वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो उसमें से जो पॉजिटिवली चार्ज निकल रहे हैं रेस की फॉर्म में, और वो कैथोड तक जा रहे हैं, बस इसी जो रेस जा रही है एनोड से कैथोड तक, इसी रेस को कैनाल रेस बोलते हैं। और एक कैनाल बस एक फैंसी सा वर्ड है जिसका मतलब होता है होल। ये जो कैथोड रे में छोटे छोटे छेद है ना, इसी को बोलते हैं कैनाल रेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, समझ आ गया नहीं वाला, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कोई एक एटम है, और वो एटम कंटेन करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो वो कह रहा है कि उस एटम का कोई चार्ज होगा, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो देखो, पहले तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो कोई भी जो एटम होता है, जैसे हमारा एटम है, मान लो एटम मैंने बना दिया, तो एटम के अंदर
इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और ये दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम अमाउंट के होते हैं। तो ध्यान रखना किसी भी न्यूट्रल एटम में, जो न्यूट्रल है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होंगे। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही प्रोटॉन होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम में तो दो ही प्रोटॉन होंगे। तो ये क्या चार्ज बैलेंस हो जाएगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये माइनस का साइन दिखा रखा है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो 2 माइनस 2 प्लस, तो ये ओवरऑल ये जो एटम होगा न्यूट्रल हो जाएगा, ओवरऑल जो एटम होगा न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 माइनस के चार्ज, 2 प्रोटॉन यानी 2 प्लस के चार्ज, तो -2 और +2 0 यानी न्यूट्रल। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपका एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो वो कोई चार्ज कैरी नहीं करते, वो न्यूट्रल होते हैं। तो बस इसका आंसर यही है। ये पूछ रहा है ना कि विल दे कैरी एनी चार्ज और नॉट, सो दे विल नॉट कैरी एनी चार्ज, दे विल नॉट कैरी एनी चार्ज। समझ आ गया ना तुम्हें? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो बैलेंस आउट होकर न्यूट्रल हो जाता है। अगर सेम होंगे तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन, अगर एक ही प्रोटॉन है तो दोनों 1-1 हो गए तो बैलेंस हो गया। अगर सपोज करो, इसका आंसर तो ये है, दे विल नॉट कैरी एनी चार्ज, क्योंकि दोनों में सेम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। समझ गया? मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ। पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आइटम है। कोई भी चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल आइटम है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन पे, तुम्हें कुछ और समझाना चाह रहा हूं मैं। तो ये जे थॉमसन जो है वो पहला बंदा था, पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें एटम का स्ट्रक्चर दिया था। तो सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, फिर रुदरफोर्ड ने दिया था, और फिर बोर ने दिया। ठीक है, हमारे ये तीनों हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थॉमसन का पूछा था, तो थॉमसन ने जो एटम का जो स्ट्रक्चर दिया था ना, वो ऐसे दिया था कि गोल सा कोई स्फेयर है, मान लो ऐसे स्फेयर है, और ये स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और इसके अंदर ऐसे नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन से दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा ये जो स्फेयर है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और इसके अंदर एम्बेडेड मतलब जगह जगह ऐसे इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज ऐसे सेम है ऐसे। ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन का जो मॉडल था एटम का वो ऐसा था कि जो स्फेयर है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर बीच बीच में ऐसे नेगेटिवली चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये थॉमसन का मॉडल था। और ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पूरा स्फेयर पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी है, वो सेम है। तो ये ओवरऑल जो ये एटम है ये न्यूट्रल होता है। ओवरऑल जो ये एटम है, ये पूरा जो एटम है ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज जो घुसे हुए हैं ये, और ये जो पूरा बाकी का ये जो पूरा स्पेस है, बाकी का जो बचा हुआ जो स्पेस है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो दोनों की सेम होती है, इसलिए जो ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ये थॉमसन मॉडल था। तो हमसे तो यहाँ पर थॉमसन के बारे में पूछ रहा है ना ये, कि एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल। तो यही है इसका आंसर कि भाई जो थॉमसन मॉडल है, इसको देखो आप ऐसे विजुलाइज करो। हमने वाटरमेलन खाते हैं ना गर्मियों में, वाटरमेलन कैसा होता है? वाटरमेलन कैसा होता है बताओ? ऐसे हमारा वाटरमेलन होता है ना, और वाटरमेलन के अंदर ऐसे पूरा रेड पार्ट होता है, ऐसे रेड पार्ट होता है पूरा, है ना, पूरा रेड पार्ट होता है। और बीच बीच में क्या होता है? बीच बीच में हमारे ऐसे सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ऐसे बीच बीच में सीड्स होते हैं। तो ऐसे विजुलाइज करो थॉमसन मॉडल को कि जो रेड वाला पार्ट है पूरा जो हम खाते हैं वो पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीच बीच में जो ब्लैक सीड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका पूरा एटम का, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर दिया है इन तीनों साइंटिस्टों ने। तो थॉमसन ने दिया, फिर उसके बाद रुदरफोर्ड ने दिया। थॉमसन ने ऐसे कहता था कि एटम एक ऐसे स्फेयर सा है जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और उसके बीच बीच में से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अब तो इसको विजुलाइज कर लो वाटरमेलन की तरह, कि वाटरमेलन पूरा रेड होता है, तो वो सब जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बीच बीच में जो बीज होते हैं, सीड होते हैं ब्लैक कलर के, वो इलेक्ट्रॉन है। पर क्या होता है कि जो रेड वाला पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है, इनका मैग्नीट्यूड मतलब इनका अमाउंट सेम है, क्वांटिटी इनकी सेम है। तो इसलिए जो ओवरऑल जो एटम है, ओवरऑल जो एटम है ये पूरा न्यूट्रल होता है। ठीक है,
तो ये इसका आंसर भी है थर्ड क्वेश्चन का। और ये रुदरफोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रुदरफोर्ड से रिलेटेड ही पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, वो रुदरफोर्ड बताएगा। तो इसके आगे थॉमसन ने तो ये स्ट्रक्चर दे दिया था एटम का, फिर रुदरफोर्ड इसके आगे गया था, उसने और कुछ बताया था, तो वो देखते हैं क्या बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में। रुदरफोर्ड देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। देखो अब रुदरफोर्ड मॉडल आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर का पार्ट। तो हमें तो देखो मैं आपको बता चुका हूं कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल। सब मतलब एटम के अंदर के पार्ट। तो एटम के अंदर के पार्ट क्या है, ये भी सब एटॉमिक है, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन भी सब एटॉमिक है, न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक है। मैं तुम्हें ये इस वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ, बातें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब कह रहा है कि जो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, मतलब इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं। तो ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन मैं उसमें आंसर पे नहीं, मैं तुम्हें रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने थॉमसन बताया था, यहाँ पर रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी समझ लो। आंसर तो इसका प्रोटॉन है। ये तो बस इतना पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। बस इतना सा आंसर है इसका, ठीक है। वो छोड़ दो, थोड़ा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी समझ लो यहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पर रट नहीं रहे चीजें, आंसर तो सिर्फ इसका प्रोटॉन है। तो रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये कहता है, रुदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, सबसे पहले ना एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसको एटम का स्ट्रक्चर पता चला। तो रुदरफोर्ड ने कैसे करा एक्सपेरिमेंट, तो रुदरफोर्ड ने ना गोल्ड लिया, गोल्ड की एक शीट ली, गोल्ड की एक पतली सी शीट ली, एक पतला सा बिल्कुल फॉइल जैसा हमारा फॉइल होता है ना जिसमें हम लंच ले जाते हैं, वैसे फॉइल बोलते हैं उसको। तो वैसे गोल्ड की बहुत ही पतली एकदम थिन एक शीट ली। अब आप पूछोगे गोल्ड की क्यों ली और किसी मेटल की क्यों नहीं ली, क्योंकि आप केमिस्ट्री में आगे भी पढ़ोगे कि गोल्ड जो होता है वो बहुत ही मैलिएबल होता है। मैलिएबल मतलब गोल्ड, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। मैलिएबल मतलब कि कोई भी मेटल जो बहुत ही पतली शीट में बन सके उसको हम बोलते हैं मैलिएबल। तो गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, मतलब वो सबसे ज्यादा पतली शीट बना सकता है, तो इसलिए उसने गोल्ड यूज किया, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने क्या करा एटम का स्ट्रक्चर देने के लिए, ध्यान से सुनो, उसने क्या करा, एक पतली सी शीट ले ली, ऐसे पतली सी बिल्कुल शीट, ऐसे विजुलाइज करो, ऐसे पतली सी शीट ले ली उसने गोल्ड की, बिल्कुल पतली थिन शीट। इसलिए तो उसने गोल्ड यूज किया क्योंकि उसको बिल्कुल थिन शीट चाहिए, और मैंने आपको बताया कि गोल्ड मैलिएबल होता है, तो गोल्ड सबसे ज्यादा थिन शीट बना सकता है। तो उसने गोल्ड की शीट ली, फिर उसने क्या किया कि एक पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, उसने नाम दिया उसका अल्फा पार्टिकल। वो अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट स्पीड से यहाँ पर उसने मतलब गन की तरह उसने यहाँ पर अटैक किया उनको, अल्फा पार्टिकल से। पार्टिकल है अल्फा, नाम दिया उसने अल्फा पार्टिकल, जो कि बहुत ही फास्ट मूविंग है, बहुत ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल। तो ऐसे उसने शीट पे डाला, तो उसने क्या देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है ना, ध्यान से सुनो, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो तो ऐसे सीधे निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल उसने नोटिस किया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है जी। कुछ अल्फा पार्टिकल, देखो पहली चीज तो क्या हुई कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ये याद रखो। पहली चीज तो क्या हुई, यहाँ लिख रहा हूं मैं आपको, पूरा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम समझा रहा हूं। तो उसने जब शीट के गोल्ड फॉइल शीट पे, थिन शीट पे, जब उसने अल्फा पार्टिकल थ्रो किए, बहुत फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थ्रो किए, तो क्या हुआ, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो पास थ्रू हो गए, मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू द शीट, भाई पहली चीज तो ये नोटिस करी। फिर दूसरी चीज क्या नोटिस करी, ये पिंक वाले मैं बता रहा हूं कि जो पास हो गए। फिर दूसरी चीज उसने नोटिस की कि कुछ पार्टिकल क्या करे, कुछ पार्टिकल ऐसे सीधे जा रहे मान लो, और फिर अपना ऐसे रास्ता चेंज कर, सीधे जाके कहीं ऐसे रास्ता चेंज, डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। तो भाई दूसरा बात क्या समझी उसने कि भाई ज्यादातर पार्टिकल तो पास थ्रू हो गए शीट से, और कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, सम पार्टिकल डिफ्लेक्ट। तीसरी बात उसने देखा कि बहुत कुछ ऐसे बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो एकदम सीधे आ गए, जैसे ऐसे सीधे गए और ऐसे सीधे ही वापस आ गए, बिल्कुल 180 डिग्री पे ऐसे सीधे गए, ये जो येलो वाले ये गया और उसी लाइन पे वापस आ गए, तो वो बहुत कम थे। तो इसने तीसरा क्या देखा कि वेरी फ्यू रिबाउंड मतलब एकदम वापस आ गए पीछे, रिबाउंड इन 180 डिग्री मतलब ऐसे सीधे जाके बिल्कुल सीधे ही वापस आ जाते हैं ना, तो 180 डिग्री एंगल पे। तो ये 3 टाइप ऑफ उसने एक्सपेरिमेंट उसने देखा जब उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के भाई मैक्सिमम तो निकल गए,
उसके बाद जो कुछ थे वो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल पे, जैसे ब्लू वाले, और येलो वाले बिल्कुल सीधे जाके सीधे आ गए बिल्कुल। तो उसने यहां से एटम का स्ट्रक्चर ऐसे कंक्लूड किया, उसने कहा कि भाई जो एटम, क्योंकि गोल्ड फॉइल में भी एटम ही होंगे, तो जो उसने कहा कि यार इसका मतलब जो एटम में मैक्सिमम स्पेस है ना वो खाली है। ये जो पिंक वाली जो मैक्सिमम जो पास थ्रू हो गए वो ये बता रहा है कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी। तो फिर उसने एटम का स्ट्रक्चर अब देख लो कंक्लूड कर लिया इस एक्सपेरिमेंट से कि मैक्सिमम जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, मतलब मैक्सिमम स्पेस एटम की खाली है। और कुछ जो ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो ये बता रहा है कि उसके अंदर क्या है, जो कुछ चीज जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर क्या है। तो आप समझ पा रहे हो ना, जो सीधे निकल गए उससे उसने ये कंक्लूड किया कि भाई एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है। और ये जो ब्लू वाले जो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए इस एंगल पे, ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, उससे ये पता चला कि थोड़े थोड़े पॉजिटिव चार्ज है या प्रोटोन है वो एटम के अंदर है। और जो बिल्कुल सीधे आ गए ये येलो वाले टकरा के बिल्कुल सीधे आ गए, तो उसको पता चला कि बिल्कुल वो बहुत ही कम है जो सीधे आ गए। तो इसका मतलब उसको ये पता चला कि जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो मैक्सिमम मास है एटम का वो बहुत ही स्मॉल एरिया में है, तभी तो ऐसे टकरा के, क्योंकि पूरा मास यहीं पर ही है तो ऐसे टकरा के वापस पीछे चले गए, तो वो बहुत ही स्मॉल स्पेस में ही पूरा का पूरा मास है एटम का। तो ये पूरी चीज उसको समझ आई। तो बेसिकली रुदरफोर्ड मॉडल में उसको ये समझ आया कि जो बीच में न्यूक्लियस होता है एक, जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया होता है, जैसे ऐसे एटम है तो मैक्सिमम पार्ट पूरा का पूरा खाली है और बीच में ऐसे न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में ही पूरा मास है, इस न्यूक्लियस में ही पूरा मास है, इस पूरे एटम का मास इस न्यूक्लियस में, बाकी ये पूरा एरिया तो खाली है। ये उसको समझ आया कि बाकी एरिया एम्प्टी है और बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एनीवेज ये पूरा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न वो बस ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में कौन सा पार्टिकल होता है, कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल होता है, तो वो प्रोटॉन। ठीक है, इसका आंसर तो सिर्फ इतना ही है, ये तो मैंने आपको रुदरफोर्ड मॉडल अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, बहुत लंबा खींच दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब आ गया नेक्स्ट, 3 थे ना, पहले थॉमसन फिर रुदरफोर्ड अब बोर। तो हमने थॉमसन भी पढ़ लिया, रुदरफोर्ड भी पढ़ लिया, अब बोर समझते हैं बोर क्या कह रहा है। तो बोर कह रहा है, बोर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल। तो ये तो बस आपका मतलब एटम का एक स्केच बोल रहा है, मैं पूरा बोर मॉडल आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी तो बोर मॉडल क्या कह रहा है, मैं इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, पहले बोर मॉडल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बोर मॉडल ये कहता है कि कोई जैसे एक एटम है, एटम के बीच में ऐसे न्यूक्लियस है, और हमें पता चला था रुदरफोर्ड मॉडल से हमें पता चला इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, हमें पता चल गया था प्रोटॉन, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऐसे घूम रहे होते हैं एक ऑर्बिट में, ये चारों तरफ है ना ऐसे ऑर्बिट होता है, जिसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी शेल, अलग अलग नाम है। देखो क्या क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, एनर्जी शेल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। तो बोर मॉडल और एटम का बोर मॉडल ये कहता है कि बीच में न्यूक्लियस है, जो रुदरफोर्ड ने कहा वो सही है। तो आप देख रहे हो तीनों साइंटिस्ट ने एक के बाद एक नई नई चीज बताई। थॉमसन ने बस इतना बताया था कि ऐसे पॉजिटिव स्पेयर है और बीच बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन है। रुदरफोर्ड ने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बीच में न्यूक्लियस भी है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। बोर ने ऐसे बताया कि भाई बीच में न्यूक्लियस तो है पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसे चारों तरफ नहीं पड़े हुए, ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये बोर ने बताया। तो ये जो ऑर्बिट है इसका नाम एक और है एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल। तो बेसिकली बोर मॉडल आपको समझ आएगा कि बीच में आपका न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं घूम रहे होते हैं, ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। और हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, उसी स्पेस में वो घूमेंगे। हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो ये जो न्यूक्लियस के सबसे पास है ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं के, फिर उसके बाद हम बोलेंगे एल, फिर बाद में वाले को बोलेंगे एम, फिर हम बोलेंगे एन। तो ऐसे हमने बस ये नाम दे रखे हैं इनके ऑर्बिट के। ये सबसे जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, इन न्यूक्लियस के सबसे पास वाले का नाम हमने के दे दिया, उसके बाद वाले का एल दे दिया। तो ये सब ऑर्बिट के अंदर, आपके ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं। ये बोर मॉडल ऑफ एटम है। ठीक है, उसने क्या बता दिया बोर मॉडल ऑफ एटम ने कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन हर जगह ऐसे नहीं घूम रहे, एक पूरा पैटर्न है उसमें घूम रहे हैं। वो पैटर्न ये है कि वो ऑर्बिट होता है सबका, उस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। ठीक है, और मैंने बोला कि इनका ऑर्बिट का नाम है एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल इसलिए इनका नाम है कि जो ऑर्बिट बिल्कुल एटम बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, जो के वाला है जिसका नाम है के, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है उसमें एनर्जी कम होगी, उसमें एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे दूर दूर जाता रहेगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी क्लास में 11th 12th वगैरह में। और अभी आप समझना चाहो कि
ऑर्बिट क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, तो मैं समझा चुका हूँ कि इनकी एक एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो वो एनर्जी मतलब जो अगर न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा ऑर्बिट, एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पूरा बोर मॉडल भी समझ आ गया। और ये जो स्केच बोल रहा था वो मैंने बता दिया, कह रहा था 3 शेल्स के साथ बताओ, हमने 4 शेल के साथ बना दिया KLMN। ठीक है, ये इसका आंसर भी है। ये तो 3 शेल बोल रहा था ना, बस M तक बना देते, मतलब ऐसे एटम है, बीच में ऐसा न्यूक्लियस है, और ऐसे 3 शेल बना दो, पहली शेल, दूसरी शेल और ये शेल। ये पूछ रहा था, ये स्ट्रक्चर हो गया। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold। तो ये वो रुदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रुदरफोर्ड मॉडल में उसने गोल्ड फॉइल यूज की थी ना, गोल्ड फॉइल यूज की थी, रुदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इस रुदरफोर्ड मॉडल में कोई और मेटल की फॉइल यूज करी होती गोल्ड के अलावा। ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि अगर ये जो अल्फा पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें अगर किसी और मेटल की फॉइल यूज करी होती गोल्ड के अलावा तो क्या होता। तो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं रुदरफोर्ड मॉडल, कि उसने गोल्ड फॉइल इसलिए यूज की थी क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है। मेलिएबल मतलब, मेलिएबल का मतलब समझाया था ना मैंने। मेलिएबल मतलब जो ऐसा मेटल जो बहुत ही पतली थिन शीट में, एकदम पतली थिनेस्ट शीट जो बना सकता है, उसको, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटल की मेलिएबल। तो गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, वो सबसे पतली शीट बना सकता है, तो इसीलिए उसने गोल्ड यूज करा था। अब यहाँ पर ये पूछा है कि अगर उसने गोल्ड की जगह कुछ और मेटल यूज करा होता तो क्या होता ऑब्जर्वेशन। तो भाई ऑब्जर्वेशन ये होती कि एकदम करेक्ट जो उसने एक्सपेरिमेंट के जो करेक्ट उसने कंक्लूजन निकाले वो करेक्ट कंक्लूजन नहीं आते, क्योंकि अगर शीट थोड़ी सी भी मोटी होती तो उसको पता नहीं चल सकता कि भाई कौन कौन से आइटम पास थ्रू हो गए, कौन से आइटम रिफ्लेक्ट हो गए, और कौन से आइटम एकदम सीधे जाके टकरा के एकदम सीधे वापस आ गए। तो वो ठीक से उसको करेक्टनेस नहीं आ पाती। अगर एकदम थिन शीट नहीं ले पाता वो गोल्ड यूज करके, कोई और मेटल की शीट बनाता, मान लो आयरन की बनाता है, किसी और मेटल की बनाता, तो एकदम करेक्ट रिजल्ट उसको नहीं मिलते, करेक्ट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं मिलते। तो बस यही इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देख लो, समझ आ गई ना बात तुम्हें? नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम। ये तो मैं बता चुका हूँ अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर? भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आपको ये पता रहना चाहिए, याद कर लो बस इनको। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब सब मतलब एटम के अंदर के पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। तो ये कह रहा है कि हीलियम एक एटम है, उसका एटॉमिक मास है 4u। तो इसने बस हमें क्या बता दिया अभी तक? हमें इसने बता दिया कि हीलियम का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इसने हमें बताया, हीलियम एक एटम है, उसका एटॉमिक मास ने बता दिया 4u। ये u बस एक यूनिट है, एटॉमिक मास का यूनिट है u। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि u क्या लिखा है, u बस एक एटॉमिक मास की यूनिट है। तो उसने बता दिया कि भाई हीलियम का एटॉमिक मास है 4। तो और हमसे पूछ रहा है कि उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर? 2। तो उसने हमें बता दिया प्रोटॉन 2 है। उससे हमसे पूछा न्यूट्रॉन कितने होंगे, सिंपल सी बात पूछ रहा है हमसे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बस अब तो अब हमसे न्यूट्रॉन पूछ रहा था तो बता देंगे। एटॉमिक मास हमें दे दिया 4u, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 4u। नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिए 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 4u माइनस 2u, 4 माइनस 2 2, x इज इक्वल टू 2। तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 2। समझ आएगा ना? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन भी 2 ही होंगे, तभी तो 2 प्लस 2 मिलकर 4 एटॉमिक मास बना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन हमारे कितने होंगे? 2। समझ आ गया? नहीं तो सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो हमें ये कह रहा है कि कोई एक कार्बन एटम है और एक सोडियम एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है। तो ये बोर मॉडल ने ही बताया था। तो देखो मैंने आपको बोर मॉडल हम दोबारा बताते हैं। बोर मॉडल में नहीं बताया था। बोर मॉडल ये कहता है कि ऐसे मान लो आपका एटम है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, बीच में आपका बोर मॉडल क्या कहता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और फिर चारों तरफ
ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम शेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ऐसे शेल होते हैं, है ना। और इन शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं और ये इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होती है। वो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली नहीं हो सकते, वो अपने ऑर्बिट में ही घूमेंगे। तो जैसे जो पहला वाला है उसका नाम हम के देते थे, दूसरी वाली जो ऑर्बिट है उसका नाम एल देते थे, एन देते थे, ऐसे चलता चला जाएगा MnO_P। तो ये जो एनर्जी लेवल है इसका नाम एनर्जी लेवल इसलिए बोलते थे बोर मॉडल में, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती थी, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर रोटेट होंगे। तो वो कैसे पता चलता था, जैसे के है, के क्या है, पहला ऑर्बिट है, तो 2 इंटू पहला ऑर्बिट है ना, तो पहले का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, यानी कि के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो इसके बाद दूसरा ऑर्बिट यानी एल क्या है, ये के में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। फिर दूसरा ऑर्बिट कौन सा नाम दिया हमने, एल, तो एल को भी 2 इंटू कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, उसको भी स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। तो इसका मतलब एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट क्या है, एम, उसको हम कहते हैं वो कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तीसरा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो 2 इंटू जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना उससे स्क्वायर कर रहे हैं। ये जितने नंबर, ये पहला नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये तीसरा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर बताता है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, एम, तीसरा, तो तीसरे का स्क्वायर यानी 9, 9 टू 18, तो इसका मतलब मैक्सिमम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऐसे चलता चला जाता है। चलो एक और दिखा देता हूँ, एन, तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन आपके रोटेट कर सकेंगे, तो 2 इंटू कौन सा, एन कौन सा होगा, चौथा होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, तो इसका मतलब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। तो ये है प्रोसेस। तो हमारे पहले शेल जिसका हमने नाम के दिया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल दूसरा शेल है उसका नाम है 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे ऐसे चलते चले जाएंगे तो भाई इतने में काम हो जाएगा आपका 9th स्टैंडर्ड में KLMN तक, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हमें कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सोडियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। अब आप बोलोगे पर सर ये एटॉमिक नंबर क्या नई चीज आ गई, तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता होना चाहिए हमें। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई कार्बन के अंदर आपको ये क्वेश्चन में दे देगा, या तो कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बता देगा आपको, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो हमें पता चल गया कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो अब कैसे ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे, वही तो पूछ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इसने बता दिया कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने बता दिया। और उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोल देंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट कार्बन। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हमें पता है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो 2 तो यहाँ हो गया और उसमें टोटल 6, तो 6 माइनस 2 4। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कार्बन का। के वाले जो पहला ऑर्बिट है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, दूसरा ऑर्बिट जो एल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ठीक है, तो ये कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन का। ऐसे सोडियम का कर दो, सोडियम का कर दो यहाँ पर ब्लू कलर से। मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो बस इसको भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो के जो पहला ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 2। दूसरा ऑर्बिट कौन सा, एल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 8। बचा कितना, 1, 2, 2 प्लस 1 10 हो गए, बचा बस एक और इलेक्ट्रॉन, तो वो तीसरा ऑर्बिट एम में घूम रहा होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का सोडियम का 281। बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ आइटम से। हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। फिर हमें ये तो पता ही कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। के यानी कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये याद ही कर लो। एल यानी कि दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम यानी कि तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन यानी कि चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमें पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले में 2 डाले क्योंकि के में 2 ही हो सकते हैं। फिर दूसरे में 8 डाले क्योंकि मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। फिर हमारे पास 1 बच गया क्योंकि 2 प्लस 8 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने डाल लिए, टोटल 11 थे, तो 1 बच गया, तो वो हमने तीसरे ऑर्बिट यानी एम में डाल दिया, क्योंकि एम में तो 18 आ सकते हैं, हमने 1 डाल दिया। ठीक, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो बोर्स मॉडल ऑफ आइटम से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10, इफ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो हमसे बोल रहा है कि भाई के और एल शेल है, ये के शेल है और ये एल शेल है और ये फुल है। तो अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एम में 18, एन में 32। और ये कैसे निकाला ये भी हमने देख लिया, ये ऐसे निकालते हैं 2 इंटू जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसका स्क्वायर, 2 इंटू जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसका स्क्वायर। तो ऐसे आप आगे का भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी आप 9th के लिए इतना काफ़ी है। तो हमें पता है के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं। तो ये कह रहा है कि के और एल दोनों फुल हैं, तो के में मैक्सिमम 2 होते हैं,
और एल में मैक्सिमम 8 होते हैं, तो ये दोनों फुल हो गए। तो कह रहा है अगर ये दोनों फुल हो गए तो इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है, 2 + 8 10, इसका आंसर है 10 इलेक्ट्रॉन है इस एटम में। के और एल से भरा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। बस यही था इसका आंसर। हाउ मेनी पूछा ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 है इसका आंसर। इतना ही था बस ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ अ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। अभी आप पूछोगे वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी समझाता हूं पहले मैं तुम्हें। तो देखो वैलेंसी जो शब्द है ना, पहले ही समझ लो। वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। समझ आ गया ये वर्ड वैलेंसी तुम्हें? वैलेंसी मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ, जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, जैसे अगर मान लो यहाँ मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हें करवाया था ना, ये वाला जिसमें सोडियम की हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो इसमें सोडियम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम। तो इस एम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा सोडियम की वैलेंसी है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल। समझ गए? तो वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको वैलेंसी बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब जैसे हमें क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी पूछ रहा है, हाउ डू विल फाइंड द वैलेंसी ऑफ अ क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। तो हमें तो सबसे पहले इनका वो पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। मैंने आपको बोला एटॉमिक नंबर, आपको कैसे पता चला? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये आपको एग्जाम में दे देंगे, क्लोरीन है, सल्फर है और आपका मैग्नीशियम है। 3 की बात पूछ रहा है, वैलेंसी पूछ रहा है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब, कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। ये मोस्ट प्रोबेबली वो आपको दे देगा, एटॉमिक नंबर आपको दे देगा जब क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है? वरना कॉमन के आप याद भी करो यार, क्योंकि बड़ी क्लास में तो कुछ कॉमन्स के आपको याद होने चाहिए कि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में 12। ये बड़ी क्लास में तो आपको थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली 9th में वो आपको एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब भी मैं एटॉमिक नंबर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, दोनों एक ही बात है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमें वैलेंसी बतानी है। तो वैलेंसी बताने के लिए पहले हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले क्लोरीन का करता हूँ, तो के एल, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर एम में मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 18। याद है ना आपको, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, याद कर लो। के एल एम, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। बस इतने में काम हो जाएगा, और आगे जाने की जरूरत नहीं है 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो 2, 8, 18, 32 इतना याद रख लेना, ठीक है? तो अब हम वैलेंसी देख रहे थे कि भाई हमारे पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। तो के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, टोटल हो गए 10, बच गए 7, तो वो एम में आ जाएंगे। तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल कौन सा बचा? आउटर मोस्ट शेल हमारा ये है एम। तो यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 7। तो ये जो पूछ रहा था वैलेंसी इसकी हो गई 7। वैलेंसी इसकी कितनी हो गई क्लोरीन की? वैलेंसी 7 नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ये जो 7 है ना, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कोई पूछे तो कितने? 7। पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वैलेंसी। अब ध्यान से सुनो, देखो हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे 7। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने चाह रहा हूँ जो आपको वैलेंसी निकालने में मदद करेगा, वो सुन लो गौर से। कॉन्सेप्ट क्या है? तो वैलेंसी निकाल लिया, वैलेंसी क्या सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर क्या है? एम है, और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यहाँ क्लोरीन की बात चल रही है ना, क्लोरीन की। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हमें क्या निकालना है? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब, अब कॉन्सेप्ट वो ये है कि कोई भी जो एटम है ना, कोई भी एटम वो क्या स्टेबल रहना चाहिए चाहता है। कोई भी एटम क्या रहना चाहता है? स्टेबल। और स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, हर एटम स्टेबल रहना चाहता है, और स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो मैं वैलेंस भी बोलूंगा, आउटर मोस्ट शेल भी बोलूंगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है, और स्टेबल होने के लिए इसके
टोटल कितने आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 8 चाहिए, यानी कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट 8 मतलब ऑक्टेट। तो इसके पास ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। समझ आ गई बात, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना, या तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे फिर आउटर मोस्ट शेल एल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल एल हो जाएगा क्योंकि एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसी को बोलते हैं वैलेंसी। तो इस क्लोरीन की वैलेंसी है 1। समझ आ गई बात, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ये समझने वाला था, ये कॉन्सेप्ट था आपका कि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसको आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट होना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने। तो बस हमने वही किया। अब देखते हैं हम सल्फर की वैलेंसी क्या आती है, सल्फर की भी देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो पता है सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले तो हम इसकी देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो के एल एम में देखते हैं, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 लिख लिए। एल में मैक्सिमम 8 आ जाते हैं, 8 लिख लिए। तो 2 + 8 10 हो गए। एम में टोटल कितने आ सकते हैं, एम में हमने बताया था ना, एम में 18 आ सकते हैं, यहाँ बताया था ना मैंने, देखो आपको एम में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये रहा, है ना। तो हमारे पास तो 16 ही है, तो पहले में हमें 2 ले लिए, पहले इलेक्ट्रॉन में हमने 2 ले लिए, तो पहले शेल में हमने 2 ले लिए, दूसरा शेल जो था या दूसरा ऑर्बिट जो था उसमें 8 ले लिए, और एम में हम बचे हुए 6 ले लेंगे, तो हो गए 16। तो अगर आपसे कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है। वैलेंस मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमें पता चल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6, पर हमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, हमसे वैलेंसी पूछ रहा है। वैलेंसी मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 2 है। तो इसका आंसर है, सल्फर का आंसर है वैलेंसी 2। वैलेंसी पूछ रहा है ना सबके, भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे ताकि फिर एल आउटर मोस्ट शेल हो जाए और एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो मैंने बोला 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है कहीं से, तो इसको वैलेंसी होगी 2। ये हो गया जी। ऐसे ही मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर वही बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 12, यानी कि इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, के एल एम। तो के में 2 आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 डाल दिए। एल में 8 आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 8 डाल दिए। और एम में 18 आते हैं, पर हमारे पास 12 हैं, तो 2 + 8 10 हो गए, बचे हुए 2 हमने एम में डाल दिए। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर गलती करेंगे बच्चे। अब यहाँ पर क्या सोचेगा बच्चा, कैसे सोचेगा, पहले तो सबसे पहले तो ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं। और वैलेंसी मैंने आपको बोला, वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो आप देखोगे यार इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी वैलेंसी 6 हो गई। आप ऐसे बोल दोगे, लेकिन ये गलत है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, यानी 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करने पड़ेंगे इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने में तो बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। फिर आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगा एल, और एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्टेट पूरा है, तो वो स्टेबल होगा। तो इसलिए ऐसे केस में जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जैसे इस केस में 4 से ज्यादा थे, तो इसने क्या करा, गेन करा। यहाँ पर भी 4 से ज्यादा थे, तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऑक्टेट पूरा कर लिए। पर यहाँ पर 4 से कम है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 2 है, तो इसका इस केस में इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ताकि वो प्रीवियस वाला जो शेल है वो उसका आउटर मोस्ट शेल हो जाए और उसके अंदर ऑक्टेट होता ही है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी 2 होगी। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए वैलेंसी 2 है। समझ लो, जब भी आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्टेट पूरा होने के लिए। मेन मुद्दा ये है कि हर एटम अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट चाहता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इसमें, ठीक है। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8। तो भाई देखो, कोई एटम है, कोई एक एटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है। अब आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन
ये दोनों इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम मतलब जिसमें चार्ज कुछ नहीं होता, चार्ज जीरो होता है, उसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, और एटॉमिक नंबर आपका वही होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर और नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो। तो मैंने अभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन बताई थी कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर ही होता है, क्योंकि दोनों सेम ही तो होते हैं। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं भाई। एटम न्यूट्रल इसीलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, तभी तो न्यूट्रल है। वरना अगर कोई भी एक ज्यादा हो जाएगा तो चार्ज हो जाएगा, अगर नेगेटिव ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल। तो एटॉमिक नंबर आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, तो हमसे एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर 8 है इसका, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन 8 है, चाहे ऐसे देख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 8 है इसलिए एटॉमिक नंबर 8 है, या फिर ऐसे देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 8 है इसलिए एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सोच लो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 8, एटॉमिक नंबर है इसका 8। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में सेकंड पार्ट कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। तो भाई इसने बता ही दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, तो चार्ज तो कुछ होगा ही नहीं, न्यूट्रल है, नो चार्ज, न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज, ठीक है। इजी था ये वाला कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। तो हमें ऑक्सीजन और सल्फर एटम का मास नंबर पूछ रहा है, मास नंबर। अब बताओ कैसे करोगे। तो ये हमसे पूछ रहा है मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर। तो देखो मास नंबर का एक और नाम होता है एटॉमिक मास। अब देखो ये सारी चीज कंफ्यूजिंग लगती है पर आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर एक ही चीज है। एटॉमिक मास या फिर मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको क्लियर कर लो अपने दिमाग में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एटॉमिक मतलब नंबर मतलब किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर की बात हो रही है तो मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास नंबर टोटल मास की बात हो रही है। अब यहाँ पर टोटल मास की बात हो रही है, देखो याद करने का तरीका हो सकता है, टोटल मास की बात हो रही है। यहाँ पर तो सिर्फ एटॉमिक नंबर मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उसकी मूवमेंट दिख रहा है। तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एटॉमिक मास की बात हो रही है, एटॉमिक मास बोल लो या फिर मास नंबर बोल लो किसी एटम का, तो उसका मतलब मास मतलब उसका टोटल चीजें आ जाएगी। तो टोटल उसमें मतलब कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, तो दोनों का जब सम करेंगे उसी को हम बोलते हैं मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर। तो बस ये पूछ रहा है ऑक्सीजन और सल्फर का कितना मास नंबर है। तो ऑक्सीजन का मैं आपको बता दूं 7, ऑक्सीजन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में 8 आपके प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है एक ही बात है, वो है 16। सिमिलरली सल्फर का जान लो, सल्फर में 16 आपके प्रोटॉन होते हैं, 16 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब कितने इसमें हो गए आपके, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 32। सल्फर का एटॉमिक मास हो गया 32। अगर मैं आपसे अब यहाँ पर एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछूं, देखो ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया 13, पर आपको कॉन्सेप्ट भी तो समझ आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं या सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बता पाओगे? न्यूट्रल ऑक्सीजन या न्यूट्रल सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बता पाओगे? बोलो बोलो बताओ। अरे यार अब तक यानी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए। मैंने आपको क्या बोला कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, तभी तो न्यूट्रल कहलाएगा। वो न्यूट्रल तभी कहलाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों सेम होंगे तभी जाके कोई आइटम न्यूट्रल कहलाएगा, या न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम मास नंबर कैलकुलेट कर रहे थे कि ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर 16 हो गया। सिमिलरली यहाँ मैंने सल्फर में बताया कि 16 प्रोटॉन है 16 न्यूट्रॉन है, तो इनका मास नंबर हो गया 32। मैंने ये तो हो गया इसका आंसर 13 का। लेकिन मैंने आपसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि अगर प्रोटॉन 8 है और तो इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल ऑक्सीजन आइटम में, और सल्फर में 16 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 ही होंगे। तो ये सब चीज क्लियर करो आप। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल आइटम में, याद रखो इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में। कौन से एटम में? जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और ये दो फॉर्मूले याद रखो कि एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात होती है, और कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दोनों और ये जो चीज मैंने बताई इसको याद रखो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी। चलिए ये क्वेश्चन देखो, हमें 3 सिंबल दे रखे हैं एच, डी और टी। तो ये ऐसे दे रखे हैं सिंबल, देखो एच का ऐसे दे रखा है, डी का ऐसे दे रखा है और टी का ऐसे दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में, इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम्स के पार्टिकल। तो एटम्स में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। तो हमें ये बताना है बस कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये बताना है हमें, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बताना है। ये बन गया टेबल अच्छे से, ठीक है। सिंबल, चलो अब मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले तो ये जो नीचे लिखा और ऊपर लिखा है मैं ये समझा देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ जो नीचे लिखी हुई है ना ऐसे, तो ये इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन वाले का, एच वाले का। ये नीचे लिखा ऊपर लिखा है, तो अब गौर से सुन लो वरना डाउट रह जाएगा। तो जो नीचे वाली चीज़ होती है वो होती है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक। और जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का दूसरा नाम क्या है, मास नंबर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। ये सब चीजें बोलो मत, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। नीचे वाली चीज एटॉमिक नंबर और ऊपर वाली चीज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का दूसरा नाम क्या होता है, मास नंबर। अभी बताया ना मैंने, अरे यहाँ बताया था ना, भूल क्यों रहे हो तुम लोग, क्या बताया था मैंने। ये देखो, मास नंबर बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो, सेम ही चीज है। अब ध्यान से देखो, एटॉमिक मास होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने कहा था ये 2 फॉर्मूले याद रखो। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास एक ही बात होती है। वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो, न्यूट्रल एटम के केस में जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रखना। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो नीचे वाला पार्ट होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब या तो आप बोल लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, सेम है दोनों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले लिखे हैं वही दोबारा लिख रहा हूँ बस यहाँ पर मैं। तो बस हमें ये सब इसको देख के बताना है कौन कौन सी चीज क्या क्या है। तो नीचे क्या लिखा होता है, मैंने बताया नीचे होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होंगे। और ऊपर क्या होता है, मास नंबर। ऊपर क्या होता है, मास नंबर। तो मास नंबर क्या क्या किस चीज से बनता है मास नंबर या एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन यानी 0 रहा होगा। तभी तो देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के आपका 1 ही आया ना ऊपर, तो न्यूट्रॉन आपका जरूर 0 रहा होगा। तो हमने टेबल पूरा कर दिया। अब सिमिलरली इसमें देखो नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन। एक ही बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला होता है। ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 1 है, तो 1 न्यूट्रॉन भी होगा, तभी तो ये 1 + 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के 1 + 1 2 हुआ होगा, और जिसको हम एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये टेबल पूरा कर दिया हमने कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। इसमें बताओ भाई, ये नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, तो हमेशा इक्वल रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहेंगे। ऊपर क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन जरूर 2 रहे होंगे, तभी तो 1 + 2 मिलकर यहाँ पर 3 बना मास नंबर। तो ये टेबल पूरा हो गया। यानी इसमें ऊपर ये वाले सिंबल में, एच वाले सिंबल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। सेकंड वाले सिंबल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन। नीचे ये टी वाले सिंबल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। समझ आएगा आपको। ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। ये हो गया, ये सब याद कर लो आप अच्छे से, वरना कंफ्यूजन रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो खत्म हो रही है। अच्छी थी ना वीडियो, पूरे क्वेश्चंस। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया, एक तरह से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश की है मैंने।
अब ये पूछ रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। क्या बात है भाई, लंबा चौड़ा क्वेश्चन। आइसोटोप्स और आइसोबार के हमें एग्जांपल लेने और फिर उनकी इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो पहले तो आइसोटोप होता क्या है? तो आइसोटोप वो होता है जिसमें सेम, ऐसे दो एटम जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर होते हैं जब भी दो एटम के, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कंफ्यूजिंग है, चीजें याद करना पड़ेगा आपको सब कुछ, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार वो होते हैं अगर कोई मैं ऐसे दो आइटम लूं जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसको आइसोबार बोलेंगे। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर उनका डिफरेंट है। और मैं अभी अब प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर और नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमें बस ऐसे दो एग्जांपल लेने और उनकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखानी है। ठीक है, तो आइसोटोप का ऐसा मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो। क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया मैं, तो क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन में भी नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो 17 ही है, इसमें 17 एटॉमिक नंबर है, लेकिन ऊपर मास नंबर दोनों का डिफरेंट होगा। इसका मास नंबर होगा 35 और इसका मास नंबर होगा 37। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आइसोटोप्स का। तो ये दोनों देख लो क्लोरीन के ही आइसोटोप है, मतलब क्लोरीन ही एटम है, पर इन देखो दोनों का डिफरेंट मास नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है। नीचे एटॉमिक नंबर होता है ना, 17 दोनों का सेम है, ऊपर मास नंबर होता है। तो इसका 35 है मास नंबर, इसका मास नंबर 37 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइसोटोप है। सिमिलरली आइसोबार का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने जिसमें मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए। तो कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम में मास नंबर सेम है, तो दोनों का मास नंबर देख लो, मान लो अगर 40 है, दोनों का मास नंबर कितना है? या फिर कैल्शियम और आर्गन ले लेते हैं, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का मास नंबर, ये सेम मास नंबर होंगे तब आइसोबार कहलाएंगे। तो इसका भी मास नंबर 40 होता है और आर्गन का मास नंबर भी 40 होता है, पर इनका एटॉमिक नंबर देख लो, एक्सक्यूज मी फिर से गलत कर, मास नंबर सेम होना चाहिए ना। मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं, देखो कंफ्यूजिंग है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। देख लो, मास नंबर ऊपर लिखते हैं हमेशा, देखो यहाँ बताया था ना मैं, ऊपर आपका ये मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो जिसमें सेम मास नंबर हो, तो कैल्शियम के भी मास नंबर होता है 40, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन का भी मास नंबर होता है 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोबार। सेम मास नंबर, ये देख लो मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो हम कहेंगे आइसोबार। तो ये दोनों आइसोबार हैं और ये दोनों आइसोटोप हैं। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली पूछ रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आती है, वो KLM करके आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके बताना है। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। में बहुत बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में, तो हमें एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें बेसिकली एटॉमिक नंबर चाहिए होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो देखो, इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, 17 है ना, तो KL मान लिया M। तो K में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, L में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो M में 7। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने बना दी क्लोरीन की। इन दोनों की सेम ही होगी, चाहे इन दोनों का मास नंबर से अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो हमें एटॉमिक नंबर चाहिए होते हैं, वो दोनों की सेम है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख दी 287। ठीक है, इनकी 287। अब इसमें देख लो, हमें क्या, मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एटॉमिक नंबर। और ये आइसोबार के केस में एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो पहले कैल्शियम की कर रहा हूँ। कैल्शियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 20। KLM, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं। तो हमारे पास बचे 10 और, क्योंकि टोटल 20 है, 2 + 8 10 हो गए, तो M में 10 आ जाएंगे। हमारे पास आ गए M में। अब जरा ध्यान रखना, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, पर यहाँ पर तो 10 है, तो ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 ही आएंगे और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ये N में ले जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि आउटर मोस्ट शेल में आपके हमेशा 8 से ज़्यादा ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो ये 2N में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इस कैल्शियम की। ऐसी आर्गन की देख लो,
आर्गन की देख लो, ये के एल एम मैक्सिमम 8, के में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 8 आ गए, तो टोटल 18 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए, लेकिन ये हमने इंटेक्स के क्वेश्चन सारे कर लिए। अब जाते जाते मैं तुम्हें एक चीज़ बता के जाता हूँ जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। तो देखो, मोटा मोटी चीजें आपको क्या याद करनी है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों सेम होते हैं। तो मैं चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लूँ, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लूँ, दोनों सेम होते हैं। लेकिन हमें ये एटॉमिक नंबर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादातर बोलते हैं। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, और इसका दूसरा नाम कंफ्यूज मत होना, मास नंबर। वो क्या होता है? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कोई भी सिंबल है तो उसमें जो ये ऊपर लिखा हुआ होता है और एक नीचे लिखा हुआ होता है, ऐसे भी लिखा होता है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही। जैसे यहाँ पर ये एक लेफ्ट में लिखा है और ऊपर राइट में लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना एक जगह लिख सकते हैं। बस आप ऊपर नीचे देखो, एक जगह भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। ये अब इसमें मत, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही बात है। चाहे बस ऊपर और नीचे दिखा करो, लेफ्ट या राइट में लिखा हुआ है वो देखने की जरूरत नहीं है। तो बस ये आपको ये देखना ऊपर वाला और नीचे वाला, ये इससे कंफ्यूज मत होना कि ये ऊपर राइट में लिखा हुआ है और नीचे लेफ्ट में, और यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों ही लेफ्ट में लिखा है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ऊपर और नीचे का आपको देखना है। तो जो ऊपर वाला होता है वो आपका बताता है एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास बोल लो या फिर मास नंबर बोल लो। ये दोनों में साथ साथ इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि दोनों एक ही चीज़ है। और नीचे वाला क्या लिखता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूजन से बचाएगी, इनको आप याद कर लो, मेमोराइज इट। और बस आपके इंटेक्स खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट में करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, और वहाँ पर भी चीज़ समझ आएगी और भी ज़्यादा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। और आपका इन टेक्स्ट अगर आपने ठीक से देख ली वीडियो मेरी, तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कवर हो चुका है ये, और कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। ये जितने इन टेक्स्ट में मैंने चीज़ें बताई है उतना ही है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।